हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। आप लोग अपना स्टडी जो है आप लोगों की कंटिन्यू है और आप लोग अच्छा सा पढ़ रहे हैं। हम लोग बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारे चैप्टर नंबर 13 और करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर 13 में ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बच्चों हम लोग दो लेक्चर वीडियोस बनाएंगे। एक लेक्चर वीडियो आज की लेक्चर वीडियो में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसमें जो अननोन रेजिस्टेंस है जो कि इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फंक्शन है कि इसकी मदद से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। उसमें तीन चार एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और उसमें ये देखेंगे कि किस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग किसी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो लेक्चर वीडियोज़ बच्चों हम लोग बनाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। दोनों लेक्चर वीडियोज़ आप लोग मुकम्मल देखें। इसमें जो पहला लेक्चर वीडियो है आज का, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो आपके एमडी कैट एग्ज़ाम्स के लिए है, राइट, यानी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए आप उसको देखेंगे। अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए देखना ज़रूरी नहीं है, वो आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी में उसको ज़रूर देखिए। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज हम बनाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका नाम जो व्हीटस्टोन है, तो ये जो व्हीटस्टोन है बेसिकली बच्चों ये व्हीटस्टोन सर चार्ल्स व्हीटस्टोन के नाम से ये नाम रखा गया है। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन जो थे ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ये डिवाइस बनाया। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन उनका नाम, और ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। 1800 समथिंग में ये मतलब इन्होंने ये काम किया। तो ये जो काम था इनका बेसिकली इन्होंने जो बनाया था व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका मकसद था कि वो अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स की अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मालूम हो सके। तो यही इसकी डेफिनेशन है। यानी अगर हम इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करें कि हमने इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है या कवर करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसकी क्या डेफिनेशन है। तो मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है इसमें जो हम कहते हैं कि अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ अ सर्किट। चलें आप लोग इसको नोट भी करें, अगर आप लोगों के पास नोट है फिर भी नोट कर लें, डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ अ सर्किट, इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कह सकते हैं, इज़ अ सर्किट डिजाइन्ड to calculate or to find an unknown resistance। तो सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने ये जो सर्किट डिज़ाइन किया था, इसको डिज़ाइन करने का मकसद उनका ये था कि वो सर्किट में यानी सर्किट की मदद से कोई अननोन रेजिस्टेंस जो है किसी वायर की उसको कैलकुलेट कर सके। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, तो इसके लिए हमें 1 नंबर इसका मिलेगा 5 मार्क्स के लिए अगर ये आता है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव सी वर्डिंग है जिसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद मैंने जैसे कहा कि ये भी कह सकते हैं इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी वर्ड जो है लगा सकते हैं इसको मज़ीद कॉम्प्रीहेंसिव करने के लिए। इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइन टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। चलें यहाँ से डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग इसमें एक्चुअल जो इसकी सर्किट डायग्राम है वो बनाएंगे और फिर उस सर्किट डायग्राम के ऊपर कुछ मैथमेटिकल काम करेंगे और वहाँ से इसका एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। आज भी जो सर्किट डायग्राम में हमारे पास जो है इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसमें जो हम लोग 4 रेजिस्टर्स जो है वो बनाएंगे, जिसमें 3 रेजिस्टर जो है वो नोन है, एडजस्टेबल नोन है और एक अननोन है। इस तरह से इसको मैं बनाता हूँ। तो लेट्स से जो कि हमारे पास इस तरह से इसको बनाते हैं। ये हमारे पास इस तरह से 4 पॉइंट्स हैं और इनका नाम रखते हैं। ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। अब इन चारों पॉइंट्स के दरमियान जो है ये हम लोग रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं। तो एक रेजिस्टर कनेक्ट होगा ये ए बी पॉइंट के दरमियान, इस तरफ जो एक रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे हम लोग
बी सी पॉइंट के दरमियान, फिर ये रजिस्टर कनेक्ट करेंगे बी डी पॉइंट के दरमियान, और फिर एक रजिस्टर कनेक्ट होगा बी सी के दरमियान। ठीक है, इस तरह से हम लोग 4 रजिस्टर्स जो है ये कनेक्ट करते हैं और फिर इनका नाम रखते हैं। ये जो रजिस्टर है, फ़र्ज़ करें तो ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, ये वाला रजिस्टर जो है ये वाला रजिस्टर R3 है और ये वाला रजिस्टर R4 है। ठीक है, 4 रजिस्टर्स हैं। इनमें R1, R2 और R3 जो है ये आप कह लें कि इनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये एडजस्टेबल रजिस्टर्स हैं। कोई 3 जो है इसमें एडजस्टेबल रजिस्टर्स हैं, मीन्स कि उनकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और कोई एक अननोन है, उसमें R4 को आप अननोन ले लें, R1, R2, R3 एडजस्टेबल हैं, R4 अननोन है, ऐसे ले लें आप। R1, R2, R4 एडजस्टेबल हैं और R3 को अननोन ले लें, किसी एक को अननोन हम ले लेंगे, तो अदर 3 जो हैं वो एडजस्टेबल होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है बी और डी पॉइंट के दरमियान। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे हम, ठीक है, बी और डी के दरमियान, और एक बैटरी जो है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट ए है। यहाँ पे हम लोग ईएमएफ के लिए एक यहाँ पे स्विच लगा देते हैं जो, और स्विच के साथ हम लोग यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे और इस तरह से ये कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और ये हमारे पास स्विच होगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सर्किट डायग्राम आप लोग बनाएंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की मेन सर्किट डायग्राम इस तरह से है। तो इसमें जो हमारे पास, अगर हम स्विच को क्लोज़ करते हैं, अगर करंट का फ़्लो हमने देखना हो तो अगर स्विच को हम क्लोज़ करते हैं जो, तो स्विच को क्लोज़ करने से इस बैटरी में अगर हम लोग कन्वेंशनल करंट को शो करें तो पॉजिटिव से यहाँ से करंट जो है वो सी पॉइंट पर आएगा, सी से जो यहाँ पे करंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में, और यहाँ से करंट स्प्लिट होकर R2 की तरफ जाएगा, R4 की तरफ जाएगा। R2 वाला करंट B पे पहुँचेगा और R4 वाला जो करंट है वो D पे। फिर B से जो है ये करंट A की तरफ आएगा, D वाला करंट A की तरफ आएगा। अब डिपेंड करता है कि B पर ज़्यादा है करंट या D पर, तो वहाँ से फिर गैल्वेनोमीटर की तरफ भी फ्लो करेगा, राइट। तो गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन आएगी और फिर सारा करंट जो है इन पाथ्स में से होता हुआ A पॉइंट पर आएगा और यहाँ से ये करंट दोबारा नेगेटिव एंड की तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो इस तरह से जो पॉजिटिव से करंट C पे, C से B और C से D, फिर B से D या D से B की तरफ जाने पे डिपेंड करता है कि करंट किस तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है। B पर पोटेंशियल ज़्यादा है तो B से D, D पर पोटेंशियल ज़्यादा है तो D से B की तरफ, और फिर B से A और फिर D से A, और यहाँ पे कलेक्टिव हुआ करंट वापस इस तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट C पर अगर टोटल करंट I एंटर हुआ तो पॉइंट A से टोटल करंट I ही लीव हुआ, राइट। सो एंटरिंग करंट इज़ I, लीविंग करंट इज़ ऑल्सो I। दरमियान में करंट जो है वो डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टर्स। पॉइंट C पर जो है जब करंट स्प्लिट होगा, R2 की तरफ जाएगा, R4 की तरफ जाएगा, तो डिपेंड करता है कि करंट डिपेंड करता है कि रेजिस्टर की वैल्यूज़ क्या है। तो रेजिस्टर की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करंट जो है वो कम या ज़्यादा स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा। एनीवे, इस तरह R1 में भी और R3 में भी। तो ये जो करंट जो है इस तरह से इस व्हीटस्टोन ये जो ब्रिज है इसमें फ़्लो करेगा। अब ये एक ब्रिज सर्किट भी इसको हम कहते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये बैलेंस होगा और बैलेंसिंग की वजह से ये एक ब्रिज सर्किट भी इसको हम कहते हैं। अब इसमें जो हम लोग ये करंट का फ़्लो हुआ, इस तरह से करंट फ़्लो हुआ और वन एंड से दूसरे एंड की तरफ फ़्लो हुआ। अब जो हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे एक कंडीशन, और वो कंडीशन हम ये डेवलप करेंगे कि ये जो करंट I है ये जब फ़्लो करेगा यहाँ पे पॉइंट C की तरफ आएगा और C से फिर ये फर्दर जब स्प्लिट करेगा और B पर आएगा, D पर आएगा, फिर वापस A पर आएगा। तो इस पूरी सिचुएशन में हमने मुझे ये करना है कि ये जो, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि एडजस्टेबल रजिस्टर्स हैं R1, R2 या R3, कोई 3 आप ले लें, जैसे R1 है, जैसे R2 है और R3 है। ये एडजस्टेबल रजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है वो एडजस्ट हो सकती हैं, या यूँ कह लें कि ये वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल रजिस्टर्स हैं। तो हमने जो R1, R2 और R3 ये जो भी 3 एडजस्टेबल रजिस्टर्स हैं, हमने उन तीनों रजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट का फ़्लो है दैट मस्ट बी ज़ीरो, राइट। ये इसकी एक की जो है वो वर्किंग है, या इसका एक की पॉइंट है, और इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ब्रिज, राइट। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग
ब्रिज, यानी कि ये जो ब्रिज बना है रेजिस्टर्स का, ये बैलेंसिंग ब्रिज है। और ये उस वक़्त के बैलेंसिंग ब्रिज का मतलब है कि करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर मस्ट बी ज़ीरो, राइट। तो ये हमने करना है, हमने R1, R2, R3 को, या जो भी एडजस्टेबल रजिस्टर्स हैं, हमने उनको इस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह से एडजस्ट हों कि जो करंट का फ्लो है या करंट जो C से एंटर होकर मूव करता है R2, R4 और गैल्वेनोमीटर 1, 3 में, वो इस तरह से डिवाइड हो, यहाँ पे स्प्लिट हो कि करंट जो है वो G यानी इस गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर मस्ट बी नल, राइट। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं इस पॉइंट को कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर मस्ट बी नल, राइट। तो नल डिटेक्शन, इस पॉइंट को जो हम लोग ये भी कहते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये जो नल डिटेक्शन पे काम करता है, यानी जिस वक्त गैल्वेनोमीटर में से फ़्लो होने वाला करंट जो है वो ज़ीरो होता है। तो सारी अरेंजमेंट बनाएंगे, 4 रजिस्टर लेंगे, चारों रजिस्टर्स को इस तरह ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट करेंगे, दरमियान में गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, 2 एंड्स के दरमियान गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, 2 एंड्स के दरमियान बैटरी और स्विच वगैरह लगाएंगे, और फिर हम ये करेंगे, एडजस्ट करेंगे रजिस्टर्स को, तीनों रजिस्टर्स को अननोन के अलावा, और इस तरह एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में से फ़्लो होने वाला जो करंट है वो ज़ीरो हो, राइट। इसको बच्चों हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन भी कहते हैं, और अक्सर ये एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग कंडीशन इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। इसको बैलेंसिंग कंडीशन भी कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन when the current flowing through the galvanometer is zero or it is null detection, right? Galvanometer is not showing any detection. जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो अगर B से D की तरफ फर्ज करें, करंट अगर B से D की तरफ आता है तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, या अगर करंट D से B की तरफ जाता है तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन अपोजिट होगी। तो इन आइदर केस गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, लेकिन गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए ये उस केस में कि व्हेन देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये तो एक कंडीशन है जिसको हमने इस पर एडजस्ट करना है, ठीक है। अब बच्चों अगर ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर जो है उसकी डिफ्लेक्शन ज़ीरो होती है और इसको हम एक बैलेंसिंग कंडीशन पे ले आते हैं, उस वक़्त अब ये जो रजिस्टर्स हैं हमारे पास R1, R2, R3 और R4, इनके दरमियान एक रेशो बनेगी जिस वक़्त ये गैल्वेनोमीटर में से करंट ज़ीरो होगा। अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके वीडियो को नोट भी कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं। ऑलराइट, अब जो इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो इसकी बैलेंसिंग कंडीशन हमने डिफ़ाइन की है, इस बैलेंसिंग कंडीशन पे ये जो रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 एंड R4, इनके दरमियान कुछ रेशो है जिसको हम फाइंड करेंगे और उसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के को यूज़ करते हुए फाइंड करते हैं। अब जो ये हमारे पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इस पे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है अप्लाई करते हैं और उसको अप्लाई करके एक रिज़ल्ट या एक मैथमेटिकल डेरिवेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें जो हमारे पास ये एक सर्किट है और इस सर्किट को हम डिफरेंट लूप्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें ये वाला हमारे पास लूप 1 है, लेट्स से कि ये वाला हमारे पास लूप 1 है, और इस लूप में जो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, एक R1 रजिस्टर, R3 रजिस्टर और एक गैल्वेनोमीटर। इस तरह जो ये हमारे पास दूसरा लूप है, इसको हम कहेंगे लूप 2, और इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, राइट। 3 कंपोनेंट्स हैं, R2 है, R4 है और गैल्वेनोमीटर है। और इस तरह एक और यहाँ पे मैं लूप लेता हूँ जो कि हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इस लूप की, और वो है जो ये वाला लूप जिसमें R3, R4 और बैटरी और ये स्विच आएगा, राइट, ये वाला लूप। तो ये तीसरा लूप जो है यहाँ पे हम लेंगे, दैट इज़ लूप 3,
इसमें R4, R3 स्विच और बैटरी आएगी। तो इन तीनों लूप्स को इस्तेमाल करते हुए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और फिर हम लोग एक रिज़ल्ट जो है उसको बनाते हैं। अब इन तीनों लूप्स में हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन लेनी है। फ़र्ज़ करें इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। उसको इस तरह से मैं ले लेता हूँ, करंट इस तरह से फ़्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और फिर यहाँ पे इस लूप में भी जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे करंट है जो I1, यहाँ पे करंट है I2 और यहाँ पे करंट है I3। तो तीन करंट हम लेते हैं और इस लूप में I1, इस लूप में I2 और इस लूप में I3। अब इस पर तीनों करंट्स को लेके, तीन लूप्स लेके अब हम इस पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखते हैं यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट, KVL वोल्टेज लॉ। उसमें जो अगर मैं लूप 1 की बात करूं, अगर हम लूप 1 को देखें तो हमारे पास लूप 1 में एक R1 है, एक R3 है और एक गैल्वेनोमीटर है। तो लूप 1 की अगर मैं बात करूं तो इस वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर लगाएं तो वो जो इस तरह से होगा कि नेगेटिव I1 इंटू R1। आपको पता है जो कि ये जो होती है हमारे पास रजिस्टर, उसके लिए हमेशा नेगेटिव यूज़ करते हैं। नेगेटिव I1 इंटू R1 किरचॉफ वोल्टेज लॉ से लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक नेगेटिव I1 R1, राइट, इसमें आएगा यहाँ पे हमारे पास। और उसके बाद फिर हमारे पास ये दूसरा रजिस्टर जो है दैट इज़ R3। अब ये जो R3 है, जो इसमें ये R3 जो है ये कॉमन रजिस्टर है लूप 1 और लूप 3 के दरमियान, राइट। R3 जो है ये लूप 1 में भी आता है और ये लूप 3 में भी आता है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको पता है फिर हम लोग जो कॉमन रजिस्टर होता है दो लूप्स के दरमियान, उसमें फिर हम देखते हैं कि रिजल्टेंट करंट कितना है। तो उसके लिए हमारे पास आएगा I1 नेगेटिव I3 इंटू R3, राइट। यानी कि इस R3 में दो करंट्स हैं, एक I1 और एक I3। इस लूप में देखें तो I1, इस लूप में देखें तो I3। तो इसमें टोटल जो करंट लेंगे वो हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे I1 नेगेटिव I3 R3। उसके बाद जो हमारे पास R1 R3 के बाद इस लूप में गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसकी एक रेजिस्टेंस है और हम फर्ज करते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो RG है, लेट्स से दैट इज़ R ऑफ G। तो हम इसके लिए लिखेंगे अगर तो ये इक्वेशन, तो ये आएगा हमारे पास I1 नेगेटिव I2 इंटू RG। यहाँ पर मैंने I1 नेगेटिव I2 लिखा है क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये जो एक कंपोनेंट है, कॉमन है ये दोनों लूप 1 और लूप 2 के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे लूप 1 जो है उसमें भी ये गैल्वेनोमीटर आता है और लूप 2 जो है उसमें भी आता है, तो ये कॉमन हो गया दो लूप्स के दरमियान। तो इस केस में दोनों गैल्वेनोमीटर जो दोनों लूप्स में आया है, तो जो करंट होगा वो हम लेंगे I1 नेगेटिव I2। चूँकि हम I1 इस लूप को ले रहे हैं, लूप 1 को, तो I1 पहले रखेंगे, I2 बाद में। ठीक है, तो I1 माइनस I2 RG, और ये तीनों जो है इनको सम करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमने बनाई है लूप 1 पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं लूप 2 को। लूप 2 पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, R2 गैल्वेनोमीटर और R4। तो पहले R2 के लिए हम लिखते हैं, तो इस लूप में जो करंट है दैट इज़ I2 एंड रजिस्टर इज़ R2। ठीक है, I2 इंटू R2। और उसके बाद हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर हम लें तो गैल्वेनोमीटर फिर कॉमन है, इस लूप में भी कॉमन है। जब हम इस लूप में इक्वेशन लिखेंगे तब भी ये कॉमन है। तो इस लूप में लिखने के लिए हम इसको जो लिखेंगे I2 नेगेटिव I1 इंटू RG, राइट। जब लूप 2 में होगा तो 2 पहले लिखेंगे I2, और लूप 1 में आएगा तो फिर I1 पहले लिखेंगे। ये इसका रूल है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। गैल्वेनोमीटर के बाद हमारे पास है जो R4। तो R4 जो है इसमें फिर ये R4 जो है ये कॉमन है लूप 2 और लूप 3 के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा I2 नेगेटिव I3। इस लूप में I2 करंट है, इस लूप में I3 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे R4 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है जो हम यहाँ से लेते हैं,
इक्वेशन नंबर 2 किरचॉफ लॉ को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस जब हम बना लेते हैं तो इस दोनों इक्वेशंस हमारे लिए काफ़ी हैं। वैसे तो लूप 3 की भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, नेगेटिव I3 माइनस I1 R3, और फिर बैटरी के लिए और फिर इसके लिए, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इसके रिज़ल्ट को बनाने के लिए। तो सिर्फ हम दो लूप्स की इक्वेशंस लिखते हैं और इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम लोग इसके रिज़ल्ट को बना सकते हैं। अब जो देखें यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन, अगर हम बात करें जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बैलेंसिंग कंडीशन को यूज़ करते हुए मतलब इसको यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। बैलेंसिंग कंडीशन जो है जो क्या है कि जो करंट है थ्रू गैल्वेनोमीटर मस्ट बी ज़ीरो, राइट। तो करंट थ्रू RG मस्ट बी ज़ीरो, राइट। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला जो करंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है बच्चों कि इन दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पर इस पहली इक्वेशन में ये जो I1 नेगेटिव I2 है ये वाला फैक्टर, और दूसरी इक्वेशन में ये जो हमारे पास है I2 नेगेटिव I1 वाला फैक्टर, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी बैलेंसिंग कंडीशन को लगाकर हमारे पास ये रिज़ल्ट बनता है कि यहाँ से जो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग I1 नेगेटिव I2 और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग I2 नेगेटिव I1, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट है वो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये है I1 माइनस I2 और दूसरी के अकॉर्डिंग ये है। और बैलेंसिंग कंडीशन को यूज़ करते हुए अगर हम इस पूरे ब्रिज को बैलेंस कर दें, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास ना हो, R1 R2 और R3 यानी कि जो तीन एडजस्टेबल रेजिस्टर्स हैं उनको इस तरह से एडजस्ट करें कि इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट ज़ीरो हो, तो फिर डेफिनेटली ये दोनों इक्वेशंस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। और फिर ये जो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 वो ज़ीरो होगा। और फर्दर हम ये कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग I1 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू I2। ठीक है, जब ये ब्रिज बैलेंस होगा और गैल्वेनोमीटर में से करंट ज़ीरो होगा तो I1 और I2 ये दोनों लूप्स में जो करंट होंगे दैट विल बी सेम। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोबारा हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो 1 और 2 इक्वेशंस हैं वो इस तरह से बचेंगी कि नेगेटिव I1 R1 और ये वाला आ जाएगा हमारे पास फैक्टर नेगेटिव I1 नेगेटिव I3 टाइम्स R3, दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास नेगेटिव I2 इंटू R2 नेगेटिव, ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर ये हमारे पास आएगा नेगेटिव I2 नेगेटिव I3 इंटू R4 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास बच्चों इसकी इक्वेशन 1 और 2 जो है ये उसकी न्यू फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसमें हम ये कर सकते हैं बच्चों, इसको ये जो ये वाली फैक्टर्स हैं दोनों इनको राइट साइड पे लेके जाते हैं और I1 और इक्वल्स टू I2 ये भी अप्लाई कर देते हैं। यानी I1 इक्वल्स I2, यानी I1 की जगह I2 भी लिख सकते हैं, I2 की जगह इक्वल I1 भी लिख सकते हैं। तो इसको भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास है नेगेटिव I1 इंटू R1 ये वाला फैक्टर, और इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है I1 नेगेटिव I3 और इसके साथ है हमारे पास R3 ये राइट साइड पे। और ये जो इक्वेशन दूसरी इक्वेशन है इसमें भी जो ये हमारे पास I2 है इसको मैं लिखता हूँ दिस इज़ I1 और इसके साथ है हमारे पास R2 दैट इज़ इक्वल्स टू, राइट साइड पे लेके जाएंगे इसको। तो I2 की जगह फिर हम I1 लिखेंगे, तो I1 नेगेटिव I3 और इसके साथ लिख देंगे R4। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये न्यू फॉर्म बन गई इक्वेशंस की। इसमें I2 की जगह मैंने I1 को रिप्लेस कर दिया है इसके अकॉर्डिंग, या आप यूँ करें कि I1 की जगह I2 रिप्लेस कर दें, रिजल्ट विल बी सेम। अब हमने बच्चों ये करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच्चों लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों डिवाइड होंगी। तो ये नेगेटिव I1 कैंसिल हो जाएगा, I1 नेगेटिव I1 नेगेटिव I3 ये दोनों फैक्टर्स जो है ये जो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। और इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जो है ये हमारे पास आप देखें जो, तो यहाँ बचा R1 अपॉन R2 यानी R1 अपॉन R2 लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये बचा, और राइट साइड पे
हमारे पास बचा R3/R4। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह से ये बन गया कि हम लिख सकते हैं कि R1/R2 = R3/R4। ठीक है, अब इसमें जो आप लोग देखें कि ये बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन है, बैलेंस्ड ब्रिज्ड या बैलेंस ब्रिज इक्वेशन या बैलेंस ब्रिज इक्वेशन, बैलेंस ब्रिज लिखना चाहिए। बैलेंस ब्रिज कंडीशन है कि अगर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज हो, अगर हमारे पास एक सर्किट हो जो इस तरह से ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड हो, 4 रजिस्टर्स हो, 3 एडजस्टेबल नोन हो, एक अननोन हो, और उसमें ये बैलेंस हो, यानी गैल्वेनोमीटर में से जो करंट है वो ज़ीरो हो, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि R1/R2 जो है this ratio, the ratio of these two resistors R1 and R2 equals to the ratio of resistors R3 and R4। ठीक है, R1/R2 equals R3/R4। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ये हमारे पास कंडीशन है। हम ये वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उस केस में यूज़ कर सकते हैं अगर ये ब्रिज बैलेंस हो, गैल्वेनोमीटर में से करंट ज़ीरो हो। और इसमें जो R1, R2, R3 अगर नोन है और R4 अननोन है तो हम इनको शिफ्ट करके, स्विच करके लेफ़्ट राइट, तो हम लोग यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस R4 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये R4 अननोन है, इसकी जगह कोई X है, कोई वायर है लगी हुई, R1, R2 और R3 नोन है, तो हम उनकी वैल्यूज़ लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अननोन रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, R3 को इस तरफ लिख लें अगर, यानी R1/R3, यानी अगर इसमें थोड़ा सा इसको मैं स्विच कर दूं, R3 इस तरफ ले आऊं और R2 को उधर ले आऊं, तो R2/R4 इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि R1/R3 दिस रेशो इक्वल्स टू R2/R4 दिस रेशो। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं स्विच करके रेजिस्टर्स को, इनकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ से भी बच्चों जो अननोन रजिस्टर है उसकी वैल्यू हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 3 नोन है और एक अननोन है तो उसको वहाँ पे लगाकर हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है जो आप लोगों के पास व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है दैट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइंड बाय सर चार्ल्स व्हीटस्टोन एंड इट इज़ यूज्ड टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। तो ये अननोन रेजिस्टेंस किस तरह होगी, उसमें ये गैल्वेनोमीटर जो है इस तरह से हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर जो है उसको बैलेंस करना है, उसमें से कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। और वो उस वक्त होगा जब B पॉइंट पर और D पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम होगा, इस बैटरी की तरफ से दिया गया पोटेंशियल B और D पे सेम होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में B और D पर पहुंचने वाला करंट जो है वो सेम होगा फ्रॉम R2 एंड R4। तो ना तो करंट B से D की तरफ जाएगा ना D से B की तरफ। द गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिटेक्शन, और उसके बाद फिर R1 और R3 में से पास करता हुआ आएगा। तो हम उस वक्त हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, और इनमें से ये वाली कंडीशन जो है इसको लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 नोन वैल्यूज़ लगाकर एक अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का पहला हिस्सा है जिसमें हमने इसको पढ़ा कि किस तरह से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4, 5 और इवन 6 रेजिस्टर्स हों, 4, 5 या 6 रेजिस्टर्स तक हम लोग इसमें अगर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट हों तो किस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, आप लोगों को इसकी समझ आई। इन केस के अगर अभी भी कोई पॉइंट आपके माइंड में है जो आपको अनक्लियर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या डायरेक्ट मुझे सेंड कर सकते हैं, और उस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बन सकता है इन केस के वो जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत रेलिवेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑलराइट बच्चों, आप लोग इसको अच्छा सा पढ़ते रहें, एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो करते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।